नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो एक मिनट एक खबर। केदारनाथ में हुई लैंडस्लाइड के बाद वहां फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 7,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड के बाद फंसे हजारों यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड के कारण कई रास्ते टूटे हुए हैं, कई भवनों को नुकसान भी पहुंचा है और जो लोग फंसे हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। लिंचोली के पास मलबे से और 2 शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 15 हो गई है। केदारनाथ धाम सहित दूसरे इलाकों में मौसम खराब होने की वजह से राहत और बचाव दल ने पैदल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम में अभी भी 400 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। केवल केदारनाथ यात्रा निलंबित की गई है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन यात्री मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा प्लान करें, ये एडवाइजरी जारी की गई है। 100 घंटे बीत जाने के बाद भी केरल में वायनाड में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 361 हो गया है। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 361 पहुंच गई है। इन सभी शवों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। इनमें 218 शवों की पहचान हो चुकी है। 143 लोगों के शरीर के सिर्फ टुकड़े बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि वायनाड में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन 206 लोग अभी भी लापता हैं। इन्हें खोजने में सेना, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट पुलिस, पैरामिलिट्री और स्वयंसेवक समेत 1400 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। सेना ने 1 अगस्त को मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल झुपा गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने और निकालने का काम चल रहा है। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। नौसेना के 78 कर्मी अभी भी चल रहे बचाव अभियान में शामिल हैं, जो चूरलमाला और मुंडक्कई इलाकों में तैनात हैं, जो आपदा राहत एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को खाना और जरूरत की सामग्री पहुंचाने के लिए एक टीम को नदी के किनारे भी तैनात किया गया है। आज दिन भर हुई बारिश के चलते मुंबई एक बार फिर से पानी पानी हो गई। भारी जलभराव के चलते अंधेरी सबवेयों को एक बार फिर से बंद करना पड़ा। देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रही जोरदार बारिश के कारण अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। ज्यादा बारिश होने के कारण अंधेरी सबवे के नीचे जल जमाव हो गया है, जिसके चलते इसे तब तक के लिए बंद कर दिया गया है जब तक यहाँ का पूरा पानी खाली ना हो जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबवे के नीचे लगातार पानी भरता जा रहा है। मुंबई में जब भी बारिश होती है तब सिर्फ अंधेरी सबवे ही नहीं, शहर के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर की कई सड़कों को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी इसका असर साफ दिखता है। मुंबई में शनिवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पालघर में जहां शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो रविवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा रायगढ़ और ठाणे में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भारी बारिश और बाढ़ का असर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी दिखा। पूरा रनवे और टैक्सी वे पानी में डूब गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जलभराव हो गया है। बावजूद इसके उड़ानों को रोका नहीं गया। कुछ उड़ानों में देरी जरूर हुई, लेकिन किसी भी उड़ान को कैंसिल नहीं किया गया। एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो फुटेज में रनवे और टैक्सी वे दोनों में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। पानी इतना है कि विमानों के पहिए उसमें डूबे हुए हैं, फिर भी विमानों को हैंगर से रनवे पर लाया जा रहा है। टेक ऑफ और लैंडिंग भी कराई जा रही है। थोड़ा स्लो, लेकिन यात्रियों की आवाजाही हो रही है। दरअसल कोलकाता और उसके पड़ोसी इलाकों हावड़ा, बैरकपुर जैसी जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम अधिकारियों के अनुसार ये बारिश एक कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण हो रही है,
जो अब एक गहरे दबाव में बदल गई है। ये कम दबाव वर्तमान में बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में एक सक्रिय मानसून लेकर आ रहा है। इससे लगातार बारिश हो रही है। गुजरात के डांग जिले में हो रही भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। ऐसा लग रहा है ये सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आमदा है। गुजरात के डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से अंबिका नदी में बाढ़ आ गई है। डांग जिले के अहवा, सुबीर और वाघई इलाके में अंबिका नदी में पानी आ गया है। अंबिका नदी नौसारी तक जाती है, इसलिए नौसारी के निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसके बाद आसपास के सभी गाँवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों में पानी भरने से सब कुछ डूब गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के बहाव में एक ट्रक पूरी तरह से डूब गया है। दरअसल उगा चेप्पर से आवापाड़ा जाने वाली सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, तभी अचानक नदी का पानी इतना ऊपर आ गया कि पूरा का पूरा ट्रक उसमें समा गया। धीरे धीरे ट्रक पानी में समाने लगा और पानी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इस ट्रक को बचाया नहीं जा सकता। सड़क मार्ग पर पानी भरने से सुसरदा, चिखलदा में स्थानीय लोग परेशान हैं। आंबापाड़ा में निचले स्तर के पुल पर पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। डांग जिले में 3 दिनों के बाद चिखलदा, सुरसदा, अंबिका नदी पर बने निचले स्तर के पुल में भी पानी फिर से बढ़ गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एमपी में विदिशा जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बेतवा नदी का पानी शहरी इलाकों में घुस चुका है, लोगों की परेशानी बढ़ा दिया। एमपी के विदिशा में लगातार हो रही भारी बारिश से हलाली डैम में पानी काफी ऊपर तक आ गया है, जिसके बाद सम्राट अशोक परियोजना के अंतर्गत डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं शमशाबाद इलाके में बने संजय सागर बांध के 3 गेट खोले गए हैं। अभी डैम का जलस्तर 1506 तक पहुंच चुका है। डैम पर जमा हुए कचरे को निकालने के लिए शुक्रवार को इसके 2 गेट खोले गए हैं। 2 गेटों से निकलने वाले पानी से गंदगी आसानी से उनके साथ बहकर चली जाएगी। वहीं जब जल स्तर 1512 के पार पहुंच जाता है तो डैम के सारे गेट खोल दिए जाते हैं। इसके बाद डैम से बेतवा नदी में पानी तेजी से जाता है। डैम में अच्छा पानी आने की वजह से किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, क्योंकि इससे विदिशा और रायसेन जिले की करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। जब डैम पूरा भर जाता है तो किसान 3 बार सिंचाई कर पाते हैं। वहीं भारी बारिश के चलते बेतवा नदी खतरे के निशान के पास पहुंचने वाली है। लगातार हो रही भारी बारिश से शहर में भी कई जगहों पर पानी भर गया है। बेतवा नदी के घाट पर बने मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद बीकानेर में अद्भुत नजारा दिखा। रेलवे ट्रैक के पानी में डूब जाने से ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन पानी पर चल रही हो। राजस्थान के बीकानेर में लगातार हो रही भारी बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भरने के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी जलमग्न हो गया है। शुक्रवार को इस तरह का अनोखा नजारा बीकानेर में देखने को मिला, जब बीकानेर से 50 किलोमीटर दूर कोलायत रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिस पर ट्रेन भी तेजी से दौड़ रही है। रेलवे ट्रैक के पानी में डूब जाने से ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन पानी पर चल रही हो। वहीं पानी का लेवल बढ़कर प्लेटफॉर्म के बराबर आ गया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली ट्रेनें ऐसे चल रही थी जैसे रेलवे लाइन पर पानी के ऊपर ट्रेन चल रही हो। लोको पायलट निडर होकर इतनी तेजी से पानी में डूबे ट्रैक पर ट्रेन चलाई कि देखने वाले दंग रह गए। तेजी से जब ट्रेन ट्रैक पर दौड़ी तो पानी में लहरें उठने लगी, जो प्लेटफॉर्म से होते हुए रेलवे स्टेशन पर बने कमरों में घुस गया। पिछले 24 घंटे के दौरान बीकानेर में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तेज बरसात के बाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर में कोयली बेड़ा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। स्थानीय लोग जान हथेली पर लेकर पानी के उस पार जा रहे हैं। देश भर में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में कांकेर के कोयली बेड़ा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर एनीकट डैम पार कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ना तो पुल है और ना ही कोई और सुविधा। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जहां शहर के कई इलाके पानी में डूबे हैं, जिसके कारण कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से कट जाने की वजह से लोगों को इस तरह जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करना पड़ता है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोजमर्रा के काम के लिए कोयलीबेड़ा बाजार से राशन लाने के लिए ग्रामीण जान हथेली पर लेकर उस पार जाते हैं और बाजार से खरीदारी करते हैं। कांकेर के कोयलीबेड़ा में मेढकी नदी पर बने एनीकैट डैम के ऊपर पानी बह रहा है, जिसे ग्रामीण किसी तरह पैदल पार कर रहे हैं। कई सालों से ये पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई है। समस्या जस की तस है। पेरिस में चले ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की भारतीय दूतावास मदद कर रहा है। झुलसती गर्मी से राहत देने के लिए पेरिस में 40 एसी का इंतजाम किया गया। पेरिस ओलंपिक में बदइंतजामी का आलम चरम पर पहुंच गया है। खिलाड़ियों को रहने और खाने को लेकर हो रही परेशानियों के बीच उन्हें मौसम की भी मार झेलनी पड़ रही है। पेरिस में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी के कमरे में एसी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को इस भारी गर्मी से राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एसी का इंतजाम किया है। चिलचिलाती गर्मी और उमस के बावजूद पेरिस ओलंपिक आयोजक ग्रीन ओलंपिक के नाम पर सभी खिलाड़ियों के लिए एसी की व्यवस्था करने में विफल रहे, जिसे देखते हुए भारतीय खेल मंत्रालय ने पेरिस में भारतीय एथलीटों के कमरे में 40 एसी लगवाए। आपको बता दें कि फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एसी खरीदे और उन्हें पेरिस खेलगांव पहुंचाया। भारतीय ओलंपिक संघ और फ्रांस में भारतीय दूतावास के साथ विचार विमर्श के बाद एसी खेलगांव भेजे गए। पेरिस ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले आयोजकों ने कहा था कि वे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि पेरिस के मौसम को लेकर कई देशों की टीमों ने इस फैसले पर आपत्ति भी जताई थी। वहीं ताजमहल के अंदर घुसकर 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया, जिसके बाद हंगामा मच गया। हिंदू महासभा की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये तेजो महालय है। आगरा की विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल में हिंदू आदि संगठन से जुड़े 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया। दोनों युवक पानी की बोतल में गंगा जल भरकर ले गए थे और अंदर जाकर मकबरे पर चढ़ाया। ताजमहल के अंदर पहुंचे दोनों युवकों ने बोतल में भरा हुआ गंगा जल पहले गार्डन एरिया में दिखाया और फिर अंदर की ओर बढ़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से दावा किया गया है कि दोनों युवकों ने तेजो महालय में गंगा जल चढ़ाया है। 1 लीटर की बोतल में गंगा जल लेकर आए और ताजमहल में चढ़ाया गया, क्योंकि ये तेजो महालय शिव मंदिर है। गंगा जल लेकर ताजमहल के अंदर पहुंचे दोनों युवकों ने पहले पूरा वीडियो बनाया। एक युवक बोतल को कंधे पर रखकर चल रहा है, जिसमें गंगा जल होने का दावा किया जा रहा है। दोनों युवक चलते चलते आगे बढ़ते गए और मुख्य मकबरे तक पहुँच गए और तहखाने के पास खड़े होकर बोतल से गंगा जल चढ़ाया। श्रावण मास में हिंदुवादियों ने कई बार ताजमहल के अंदर जलाभिषेक करने की अनुमति मांगी थी। कुछ दिन पहले ही एक महिला कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंच गई थी और जलाभिषेक करने की जिद करने लगी थी, जिस पर पुलिस बल ने महिला को रोक दिया था। उधर यूपी के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला और दूसरी संपत्तियों की भी अब पैमाइश हो रही है। अयोध्या गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। जिला प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर के साथ मोहित के घर पहुंचे और उसकी संपत्ति को ढेर कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि योगी का बुलडोजर मोहित खान की संपत्तियों पर गरज रहा है। एक के बाद एक प्रहार करके उसकी बेकरी को जमींदोज कर रहा है। मोहित खान के तालाब और दूसरी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल सकता है। 4 और प्रॉपर्टी भी कार्रवाई के दायरे में है, जिस पर कभी भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आरोपी एसपी नेता मोहित खान की जमीन जायदाद की पैमाइश आगे भी जारी रहेगी और कुछ भी अवैध पाया गया तो बिना देरी के बुलडोजर एक्शन होगा। इससे पहले खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मोहित खान की बेकरी पर छापा मारा। अधिकारियों ने बेकरी में बन रहे सामानों को जब्त कर इसे जांच के लिए भेज दिया है, जिसके बाद बेकरी को पूरी तरह से सील कर दिया गया। दरअसल बच्ची के साथ इसी बेकरी में गैंगरेप करने का आरोप लगा था। 7 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे और पीड़ित के घर भी जा सकते हैं।